23 अप्रैल 1930 पेशावर के सदर बाजार के काबुली गेट पर पठानों की भीड़ लगी हुई थी। सबके चेहरों पर एक शिकन तो थी, लेकिन कोई खास खौफ नहीं दिखता था। पेशावर के आसमान में सूरज अभी चढ़ ही रहा था, लेकिन माहौल में तनाव और कुछ अनिष्ट हो जाने का डर पसरा हुआ था। चौराहे के दूसरी ओर अभी अभी एक गोरे सार्जेंट पर किसी ने पेट्रोल की एक बोतल दे मारी थी। वो सार्जेंट जब जलने लगा तो वहां तैनात अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रिकेट ने सिपाहियों को उसे बचाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी भारतीय सिपाही आगे नहीं बढ़ा। उल्टा सभी सिपाहियों ने मुंह फेर लिया। सार्जेंट जब जलकर मर गया तो गुस्से से तमतमाए कैप्टन रिकेट ने 4 जवानों को धक्का मारते हुए आदेश दिया, जाओ उसे ले आओ। सिपाही मौके पर पहुंचे और गोरे सार्जेंट को खींच लाए। इस घटना के बाद पेशावर के पठान ये भांप चुके थे कि अंग्रेजी हुकूमत इस हत्या का बदला जरूर लेगी। पठानों की आशंका अगले कुछ घंटों में ही सही साबित होने वाली थी। अंग्रेजों ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स की पूरी ब्रिगेड को पेशावर के चप्पे चप्पे में तैनात कर दिया। मंसूबे ये थे कि जब गढ़वाली सिपाही निहत्थे पठानों पर गोली चलाएंगे तो इससे हुकूमत को 2 फायदे होंगे। पहला तो यह कि पठानों का जनसंहार हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खौफजदा कर देगा, और दूसरा यह कि हिंदू सिपाहियों पर पठानों द्वारा चलाई गई गोलियों से धर्म के बीच बन रही नफरत की खाई और भी चौड़ी हो जाएगी। अंग्रेज अधिकारियों ने गढ़वाल रेजिमेंट की प्लाटून 4 को पठानों के नरसंहार के लिए चुना था। इस प्लाटून की कमान एक ऐसे गढ़वाली सूबेदार के हाथों में थी जो कुछ मिनट बाद ही पूरी ब्रिटानिया सल्तनत की जमीन हिलाने वाला था, जो पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों के लिए एक आदर्श बनने वाला था, जिसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला था, और जो कुछ साल बाद आजाद भारत की एक गुलाम रियासत में पहली सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करने वाला था। यह नाम था चंद्र सिंह भंडारी, जिसे इतिहास ने चंद्र सिंह गढ़वाली के रूप में याद रखा। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष। गढ़वाल राइफल्स ने पेशावर में अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। पूरी दुनिया में इस घटना का जबरदस्त असर हुआ। जो साहस और जज्बा चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में दिखाया था, उस साहस की झलकियां उनके बचपन में ही दिखने लगी थी। अपनी बलशाली देह और हिम्मत के चलते उन्हें छोटी उम्र में ही गांव के लोग एक भड़ की तरह पहचानने लगे थे। उत्तराखंड के पहाड़ों में भड़ उस व्यक्ति को कहते हैं जो असामान्य रूप से बलशाली होता है। ऐसे ही एक भड़ का जन्म 25 दिसंबर 1891 को चमोली जिले में चांदपुर गढ़ी के नजदीक रोणोसेरा गांव में काश्तकार जातली सिंह के घर पर हुआ। जातली सिंह अनपढ़ थे। उनका सामाजिक दायरा भी ऐसा नहीं था कि वो शिक्षा की जरूरत कभी महसूस कर पाते। इसका खामियाजा चंद्र सिंह को भुगतना पड़ा। तेज दिमाग होने के बावजूद भी उन्हें शुरुआती दिनों में स्कूल नहीं भेजा गया, लेकिन जब चंद्र सिंह की पैरवी के लिए स्कूल के हेडमास्टर खुद जातली सिंह के घर आए तो उन्होंने फिर उन्हें रोका भी नहीं, और इस तरह चंद्र सिंह की स्कूली शिक्षा की शुरुआत हुई। बताते हैं कि चंद्र सिंह भले ही पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन दुस्साहस उनमें भड़ों वाला ही था। एक किस्सा खुद चंद्र सिंह ने कभी महान घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन को सुनाया था। राहुल अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि चंद्र सिंह उस समय सिर्फ 13 साल के थे जब गढ़वाल का कोई डिप्टी कमिश्नर अपनी पत्नी के साथ देडो विंसर के जंगलों में शिकार के लिए पहुंचा। पूरा गांव उसके खिदमत में जुट गया। जितना हो सकता था आवभगत की गई। इस दौरे में आए डिप्टी कमिश्नर और उनकी पत्नी गांव के पास ही मौजूद एक डाक बंगले में ठहरे थे। अगले दिन अंग्रेज साहब शिकार के लिए जंगल चले गए तो अंग्रेज मीम बंगले में ही अकेले रह गई। इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे गांव की शामत आने वाली थी। हुआ यूं कि गांव का एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति नग्न अवस्था में बंगले के सामने से गुजर गया। जिस वक्त वो वहां से निकल रहा था, उस वक्त अंग्रेज मीम बंगले के बाहर ही टहल रही थी। उन्होंने उस नग्न व्यक्ति को देखा तो इसे अपना अपमान माना। डिप्टी कमिश्नर शिकार से वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें इस बारे में बताया। गांव के सभी पुरुषों को अंग्रेज मीम के सामने शिनाख्त परेड के लिए तलब कर लिया गया, लेकिन आरोपी की पहचान न हो सकी। लिहाजा अब पूरे गांव को ही पौड़ी में डिप्टी कमिश्नर की अदालत में हाजिर होने का हुक्म सुना दिया गया। गांव वाले पौड़ी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि साहब की अदालत अब जोशीमठ से आगे नीति घाटी में लगेगी।
बेचारे गांव वाले खाने की चीजें पीठ पर लादे कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद नीति पहुंचे। वहां एक नया फरमान सुनाया गया। कहा गया कि इस मुकदमे की सुनवाई वही मेम करेगी और वो इस वक्त पौड़ी में है। ज्यादातर गांव वालों की जेब अब खाली हो चुकी थी, लेकिन मरते क्या ना करते। कुछ लोगों को वापस गांव रवाना किया गया, चंदा जुटाकर पैसा मंगवाया गया और एक बार फिर से एक लंबा सफर तय करते हुए ये लोग दोबारा पौड़ी पहुंचे, बेहद घबराए हुए कि अंग्रेज मेम न जाने क्या सजा सुना दे। रोनोसेरा गांव के इन लोगों के बीच गौरीदत्त नाम का एक व्यक्ति अपने जादू टोने के लिए खासा मशहूर था। उसने इस समस्या का समाधान बताते हुए चूल्हे, ओखल और चक्की की मिट्टी के साथ कुछ अन्य चीजें मिलाई और एक पुड़िया में इन्हें बांधकर ऐलान कर दिया कि अगर मंत्र चढ़ी इस पुड़िया की राख अंग्रेज अधिकारी के सर पर उड़ेल दी जाए तो उसका दिमाग बदल जाएगा और वो सभी लोगों की सजा को माफ कर देगा। अब संकट ये था कि बिल्ली के गले में घंटी आखिर बांधे कौन। जब कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो 13 साल के चंद्र सिंह ने आगे आकर यह जिम्मेदारी ली। सुनवाई का दिन आया तो डिप्टी कमिश्नर के आवास पर अदालत बैठी, जिसमें वो और उनकी पत्नी दोनों बतौर जज शामिल हुए। अपराधी के तौर पर तो पूरा गांव ही मौजूद था, लिहाजा अदालत में काफी भीड़ थी। इस भीड़ के बीच से निकलकर चंद्र सिंह ने मौका देखते ही वो राख की पुड़िया दोनों जजों के सर पर झाड़ दी। न तो जजों को और न ही वहां खड़े उनके चपरासियों को इसकी कोई भनक लगी। इत्तेफाकन हुआ भी ये कि डिप्टी कमिश्नर और उनकी पत्नी ने गांव वालों को 5 रुपए के मामूली जुर्माने की सजा सुनाते हुए छोड़ दिया। ये सुनते ही गांव वालों ने चंद्र सिंह को अपने कंधों पर बैठा लिया। अंग्रेज अधिकारी और उसकी पत्नी ये देख असमंजस में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब फैसला उन्होंने सुनाया है तो जय जयकार आखिर एक 13 साल के नौजवान की क्यों हो रही है और सभी लोग उसे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। उस अंग्रेज परिवार के लिए ताउम्र ये बात एक रहस्य ही बनी रही। चंद्र सिंह के जीवन के ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से राहुल सांकृत्यायन की लिखी किताब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में दर्ज मिलते हैं। बहरहाल इस घटना के कुछ साल बाद यूं हुआ कि चंद्र सिंह घर से भागकर लैंसडाउन पहुंचे और रॉयल गढ़वाल में भर्ती हो गए। ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। अपने लालच के चलते कब्जाए गए कई देशों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने गढ़वालियों को भी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। गोरखाओं की तरह ही अंग्रेज गढ़वालियों को भी एक मार्शल ब्रीड मानते थे, लिहाजा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गढ़वालियों को फौज में भर्ती किया और उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर सीधे फ्रांस के मोर्चे पर झोंक दिया। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही थी। दूसरे देशों की जमीन और संसाधनों पर कब्जे के लिए करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। युद्ध के एक धड़े में इंग्लैंड भी था और क्योंकि भारत उसका गुलाम देश था तो लाजमी है कि गुलाम सैनिकों को उसके लालच की कीमत चुकानी थी। यही कीमत चुकाने के लिए गढ़वाल राइफल्स को भी फ्रांस के मोर्चे पर भेजे जाने का फैसला हुआ। इस युद्ध में जाने वाले सैनिकों को जीवित वापस लौटने की उम्मीद बेहद कम ही होती थी, लिहाजा उन्हें जाने से पहले कुछ छुट्टियां दी जाती थी ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें और ऐसे मिल सकें जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। फ्रांस के मोर्चे पर निकलने से पहले चंद्र सिंह को भी 15 दिन की छुट्टी मिली। सैनिक वर्दी पहने जब वो अपने गांव पहुंचे तो पहली बार उन्होंने अपनी 7 महीने की बेटी को देखा और उसे देखते ही ऐसे पिघल गए कि फूट फूट कर रोने लगे। वो एक ऐसे मोर्चे पर निकल रहे थे कि अपनी बेटी से उनकी ये पहली मुलाकात आखिरी भी हो सकती थी। 15 दिन अपने परिवार के साथ रहने के बाद चंद्र सिंह वापस अपनी पलटन में लैंसडाउन लौटे। यहां से 1 महीने बाद उनकी पलटन फ्रांस के लिए रवाना हुई। लैंसडाउन से कोटद्वार रेलवे स्टेशन तक ये पलटन पैदल पहुंची, कोटद्वार से बंबई ट्रेन से, और 1 अगस्त 1914 के दिन कोकनाडा जहाज में सवार हो गई। भूमध्य सागर में एक लंबा सफर तय करते हुए 14 अगस्त को ये लोग फ्रांस के मोरसेई बंदरगाह पहुंचे और फिर जर्मनों के खिलाफ इन गढ़वाली सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। चंद्र सिंह फ्रांस के उसी मोर्चे पर लड़ रहे थे जिसमें 2 महीने पहले ही टिहरी जिले के गबर सिंह नेगी और चमोली जिले के दरबान सिंह लड़े थे, जिन्हें आगे चलकर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। कई महीनों तक फ्रांस के मोर्चे पर लड़ने के बाद चंद्र सिंह को इराक और मध्य पूर्व के कई अन्य मोर्चों पर भेजा गया। वो जब भारत वापस लौटे तो कई देशों की यात्रा कर चुके थे। उनके अनुभवों का दायरा इसलिए भी ज्यादा विस्तृत हो चुका था क्योंकि इसी बीच चंद्र सिंह को किताबों का चस्का लगा था। वो जिन्हें पढ़ रहे थे उनमें रूस की क्रांति के नायक और समाजवादी नेता लेनिन भी शामिल थे। लेनिन की सोच और समाजवाद ने चंद्र सिंह को काफी प्रभावित किया और भारत लौटने तक वे ये समझ चुके थे कि जिस युद्ध में वो लड़े और उनके सैकड़ों साथी शहीद हुए वो महज एक लालच का युद्ध था।
जिसमें उनके देश के न जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। ये वो दौर भी था जब भारत में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रतिरोध का अनोखा तरीका जहां दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा था, वहीं देश की सरहदों में भी ये प्रतिरोध नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाके में एक और गांधी उभर रहे थे, जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती देने लगे। सीमांत गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खान से प्रेरित कई पठान गांधी जी के समर्थन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी भी कीमत पर पठानों के इस आंदोलन को कुचल देना चाहती थी। पेशावर में आंदोलन कर रहे पठानों को चारों तरफ से घेर लेने के बाद कैप्टन रिकेट ने घोषणा की, तुम लोगों को यह आखिरी चेतावनी दी जा रही है। अगर इसके बाद भी तुमने ये सभा खत्म नहीं की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। अंग्रेजी कप्तान रिकेट की इस धमकी का भी जब पठानों पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने चीखते हुए गढ़वाली सैनिकों को आदेश दिया, गढ़वालीज 3 राउंड फायर। गढ़वाली सैनिक इस आदेश की तामील करते, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन रिकेट के ठीक बाईं ओर खड़े सूबेदार चंद्र सिंह भंडारी गरजते हुए बोले, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली गोली मत चलाना। इतना सुनना था कि सभी गढ़वाली सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। इस बगावती कदम के लिए जब कोर्ट मार्शल का दौर चला और गढ़वालियों से उनकी नाफरमानी की वजह पूछी गई तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया, सेना का काम दुश्मनों से लड़ना है, अपने ही देश के नागरिकों पर गोली चलाना नहीं। गढ़वाली जवानों के इस अभूतपूर्व कदम ने जहां ब्रिटानिया हुकूमत को अंदर तक हिला दिया, वहीं इस पेशावर कांड ने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को एक नई उम्मीद से भर दिया था। इस घटना के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली समेत पूरी 800 गढ़वालियों की पलटन से हथियार वापस ले लिए गए। अंग्रेजों ने इन सभी को पेशावर से हटाना जरूरी समझा और रात के अंधेरे में ही इन्हें एक ट्रेन में चढ़ा दिया गया। जिस वक्त ये गढ़वाली सैनिक ट्रेन में चढ़ रहे थे, उसी वक्त वहां पर एबटाबाद छावनी से चली गोरखा राइफल्स के जवानों से भरी एक ट्रेन आकर रुकी। गढ़वालियों को समझ आ गया था कि पठानों पर गोलियां चलाने के जिस काम से उन्होंने इनकार कर दिया था, उसके लिए अब गोरखा सैनिकों को बुलाया गया है। इसकी भनक लगते ही चंद्र सिंह गढ़वाली ने जोर जोर से आह्वान करते हुए कहा, गोरखा भाइयों, हम सब भाई भाई हैं। अंग्रेज हमसे गोलियां चलवाकर हमारे ही देशवासियों को मरवाना चाहते हैं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। चंद्र सिंह के साथ ही तमाम गढ़वाली सैनिकों ने जब ये बात दोहराई तो पूरा रेलवे स्टेशन गूंज उठा। अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचे और गढ़वाली सैनिकों को गोरखाओं से दूर किया गया, लेकिन पेशावर की जिन बैरकों में गढ़वाली पलटन रहती थी, उन्हें छोड़ते वक्त भी गढ़वाली सिपाहियों ने दीवारों पर कोयलों से हिंदी और रोमन दोनों में ही पेशावर कांड की पूरी कहानी लिख डाली थी। साथ ही कसम लिखी थी कि जो भी हिंदू या मुसलमान पलटन यहां आकर रुके, वो निहत्थे पठानों पर गोली न चलाए। इस रणनीति का जबरदस्त असर हुआ। गोरखा सैनिक सोच में पड़ गए और शक के दायरे में आते ही अंग्रेजों ने उन्हें भी पेशावर से वापस भेज दिया। चंद्र सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम गढ़वाल राइफल्स उठा चुकी थी। कोर्ट मार्शल शुरू हुआ तो चंद्र सिंह समेत 16 अन्य आरोपियों का मुकदमा बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने लड़ा। पहले यह तय था कि इन सभी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन में फौज का अध्याय अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही अब उनका जीवन राजनीतिक, सामाजिक और आंदोलनकारी के रूप में तरमीम होने वाला था। एक ऐसा जीवन जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं की शागिर्दी लिखी थी। वहीं दूसरी ओर अपने ही लोगों द्वारा उन्हें वो तमाम दुख भी मिलने वाले थे जिसके हकदार वो कतई नहीं रहे। चंद्र सिंह को हुई आजीवन कारावास की सजा की शुरुआत एबटाबाद की जेल से हुई, जहां वो 6 साल रहे। इसके बाद 2 साल बरेली जेल में और फिर 4 साल देश की अलग अलग जेलों में। जेल में सजा काटने के दौरान उनके विचारों में भी लगातार परिवर्तन हो रहे थे। इनमें सबसे बड़ा पड़ाव तब आया जब इलाहाबाद की नैनी जेल में उनकी मुलाकात शिव वर्मा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, शंभू प्रसाद, विजय कुमार और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों से हुई।
इन लोगों की संगत में आकर चंद्र सिंह अब पूरी तरह से साम्यवादी यानी कि एक कम्युनिस्ट हो चुके थे। सरकार को इस संगत का पता चला तो उन्हें 10 नवंबर 1939 के दिन देहरादून जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद जब उन्हें लखनऊ जेल भेजा गया तो उनकी मुलाकात राजनीतिक कैदी पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। दोनों लगभग 42 दिन एक दूसरे के अगल बगल रहे। चंद्र सिंह को पंडित नेहरू प्यार से बड़े भाई कहकर पुकारा करते थे। यही नाम बाद में उनका प्रसिद्ध भी हुआ, जिसका जिक्र राहुल सांकृत्यायन ने भी किया है। जेल से छूटने के बाद कई साल चंद्र सिंह ने पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और महात्मा गांधी के सानिध्य में काम किया। वो कई बार इन बड़े नेताओं की बातों से असहमत होते हुए देश के लिए क्रांतिकारी रास्ते को भी जरूरी बताते थे। इसका नुकसान ये हुआ कि उन्हें कई अहम राजनीतिक समितियों से अलग थलग कर दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया था, लेकिन उनके पौड़ी जाने पर प्रतिबंध था। यह प्रतिबंध तभी हटा जब देश आजाद हुआ। उसके बाद वो पौड़ी में ही जनता के मुद्दे उठाने लगे। लेकिन इसी बीच एक और अहम घटना हुई, जिसके चलते वो फिर से पूरे देश के सामने एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में सामने आए। ये घटना थी आजाद भारत में टिहरी नाम की एक रियासत में सशस्त्र क्रांति की अगुवाई करना। राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में लिखते हैं, श्रीनगर में अलकनंदा के दूसरी ओर कीर्तिनगर से टिहरी रियासत की सीमा शुरू होती थी। यहाँ टिहरी के राजा के खिलाफ आंदोलन कर रही प्रजा परिषद के कुछ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे जनता में भारी गुस्सा था। इसकी सूचना जब कॉमरेड नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। सकलानी ने पहुंचते ही भोंपू पर बोलना शुरू किया और फिर सभा की शुरुआत हुई। इसके कुछ ही समय बाद कीर्तिनगर की कचहरी पर अधिकार कर लिया गया और कस्बे में जनता की सरकार स्थापित होने की घोषणा कर दी गई। राजा के अधिकारियों को जनता ने बंधक बना लिया। टिहरी के राजा नरेंद्र शाह उस वक्त टिहरी में अपने महल में थे। उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने एसडीओ और पुलिस अधीक्षक को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना किया। लेकिन जनता अब क्रांति का मोर्चा संभाल चुकी थी। तमाम सिपाही बंधक बना लिए गए थे। एसडीओ और पुलिस अधीक्षक ने यह नजारा देखा तो वे जंगल की ओर भागे। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी उनके पीछे भागे तो एसडीओ ने दोनों पर गोलियां चला दी। दोनों क्रांतिकारियों की वहीं शहादत हो गई। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत की खबर सुनकर जनता मायूस होने लगी। लेकिन क्रांति दिशाहीन न हो, इसके लिए पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली तुरंत पौड़ी से कीर्तिनगर पहुंचे। उन्होंने एक भोंपू अपने हाथ में लिया और जनता से बोले, मैं चंद्र सिंह गढ़वाली हूं। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत हमारी अंतिम शहादत है। गढ़वाल में 1300 साल का यह सामंती गढ़ अब ढहने वाला है। इन शहादतों के सामने यह अब टिक नहीं सकेगा। चंद्र सिंह गढ़वाली आह्वान कर ही रहे थे कि वहां मौजूद पुलिस के सभी सिपाहियों ने अपने हथियार झुका लिए और इस जन क्रांति का हिस्सा हो गए। तय किया गया कि दोनों शहीदों के शवों को एसडीओ की गाड़ी में रखकर टिहरी की तरफ कूच किया जाए। क्रांतिकारियों का यह काफिला देवप्रयाग होते हुए 15 जनवरी को टिहरी पहुंचा। गांव, कस्बे, बाजार, जहां जहां से भी ये यात्रा गुजरी, पुलिस के सिपाही अपने हथियार डालते गए और जनता घरों से निकलकर इस जुलूस का हिस्सा बनती चली गई। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सभी टिहरी की तरफ बढ़ने लगे। 15 जनवरी को यह काफिला टिहरी पहुंचा। अब तक इस काफिले में हथियारबंद सुरक्षा कर्मी भी शामिल हो चुके थे। ये वही हथियारबंद सुरक्षा कर्मी थे जो कभी गढ़वाल राइफल के योद्धा थे और बाद में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। इन्हें पता चला कि उनका नेता चंद्र सिंह गढ़वाली इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, तो ये सभी अपने हथियार लेकर एक सुरक्षा प्लाटून के रूप में क्रांति के भागीदार हो गए थे। टिहरी में एक सफल क्रांति हुई और रियासत को आजाद करवाते हुए उसका भारत संघ में विलय करवाया गया। इसके बाद चंद्र सिंह पौड़ी लौट आए, लेकिन यहां उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे वो अंदर तक टूट गए। उन्हें आजाद भारत की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बरेली जेल भेज दिया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने खुद पर लगी धाराओं के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। वे पहले से ही चंद्र सिंह से परिचित थे। डेरा इस्माइल खां जेल में जब चंद्र सिंह ने कैदियों की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, तो गोविंद वल्लभ पंत ने ही जूस पिलाकर उनकी हड़ताल तोड़वाई थी। ऐसे में चंद्र सिंह बरेली जेल में आश्चर्य में थे कि उन्हें आखिर क्यों जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब भारत एक आजाद मुल्क है। जेल में रहते हुए जब उन्हें एक हफ्ता बीत गया था
तो राज्य के गृह सचिव का एक पत्र उन्हें मिला। उसमें जो लिखा था वो पढ़कर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पत्र में लिखा था कि यूपी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 47 की धारा 5 के तहत तुम चंद्र सिंह, बेटा जाथले सिंह, मौजा अकरोड़ा, जिला गढ़वाल को इत्तला दी जाती है कि तुम्हें नजरबंद रखने की वजह है कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के एक जोरदार कार्यकर्ता हो। दूसरा, कि गढ़वाल राइफल की पेशावर में हुई गदर के सजा याफ्ता हो। तीसरा, कि तुम लोगों को भड़काते रहते हो। यह पत्र पढ़कर चंद्र सिंह का दिल बैठ गया और आंखें भर आई। उन्होंने जेल की अपनी कोठरी में 2 पल के लिए सोचा कि इस देश की आजादी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक लंबा जीवन जेल में काटा। वो देश जब आजाद हुआ तो उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल में नजरबंद रखने की जानकारी जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हुई तो उन्होंने बड़ा अफसोस जताया। हालांकि उन्हें भी ये बात तब पता चली जब लंदन के बड़े अखबार डेली वर्कर ने चंद्र सिंह के जेल जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उसके बाद भारत के भी कई अखबारों में जब यूपी सरकार की जमकर आलोचना हुई तो नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के दखल के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली का शेष जीवन भी बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में गुजरा। उनके परिवार की आर्थिक हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं जुटा पाते थे। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 15 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की। 74 साल की उम्र में ये पेंशन की रकम जले पर नमक छिड़कने जैसी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इस पैसे को स्वीकार नहीं किया। साल 1957 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सके। 1 अक्टूबर 1979 के दिन एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ। उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और उत्तराखंड सरकार में कुछ योजनाएं और कुछ संस्थाएं आज भी उनके नाम से चलाई जा रही हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन से जुड़ी ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ज्वाइन का बटन दबाकर बारामासा के मेंबर बनिए। आप हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां बारामासा।